गुड मॉर्निंग। तो चलिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो गए। चलो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बट क्लास स्टार्ट करने के पहले हमको ये बताओ कि कल हम लोग क्या पढ़े थे। कल हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नहीं, सरल रेखा का, सर्किल का नहीं, वृत्त का नहीं, पैराबोला का नहीं, एलिप्स या फिर हाइपरबोला का नहीं, किसका? सरल रेखा का। सरल रेखा का समीकरण हम लोग पढ़े थे। सरल रेखा का समीकरण हम लोग पढ़े थे। लेकिन हाँ, इस सरल रेखा का समीकरण को हम लोग कई अंदाज में दे सकते थे। 2 पॉइंट को उपयोग करके दे सकते थे, 1 पॉइंट और स्लोप को भी उपयोग करके दे सकते थे, नहीं पोलर फॉर्म में दे सकते थे, जो मैथमेटिक्स में आप बहुत डिटेल में पढ़े होंगे। बट हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा कौन सा भाई? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 चीज़ को हम लोगों ने यूज़ किया, एक स्लोप को और एक इंटरसेप्ट को। स्लोप को आप लोगों ने सूचित किया था किससे? m से, और इंटरसेप्ट को, y इंटरसेप्ट को आप लोग किससे सूचित किए थे भाई? c से। तो इक्वेशन हम लोग का बना था y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यही था ना इक्वेशन? देखो तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये y क्या था? एक्सिस। x क्या था? एक्सिस। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अच्छा, ये m क्या था? समझ रहे हैं? स्लोप, ढाल। ओके अच्छा, ये m था स्लोप। स्लोप मतलब ढाल। और इसका कंडीशन भी हम आपको बता चुके थे कि अगर ये स्लोप पॉजिटिव हुआ तो फायरिंग ऊपर, नहीं, और अगर ये स्लोप निगेटिव हुआ तो फायरिंग नीचे। एकदम अच्छे से याद रखना है आपको, बार बार इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। देखना ना, आज ही ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो स्लोप अगर पॉजिटिव हुआ, m अगर पॉजिटिव हुआ तो फायरिंग रे ऊपर, और स्लोप अगर निगेटिव हुआ, अगर यहाँ पर माइनस हो जाता, अगर यहाँ पर माइनस हो जाता तो फायरिंग नीचे। मतलब ग्राफ हम लोग ऐसे खींचते, ऐसे खींचते, ऐसे खींचते, नहीं। अच्छा, c क्या था भाई? y इंटरसेप्ट, कि ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है? जहाँ पर भी कट करेगा। जैसे सपोज कीजिए ये स्ट्रेट लाइन था, नहीं, कल बहुत अच्छे से सीखे हम लोग। c था y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है, वो पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक की जो दूरी थी उसी को हम लोग क्या कहते थे? c। नहीं, वहाँ उस पॉइंट से ओरिजिन तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते थे? c। हाँ, अगर c पॉजिटिव हुआ तो स्ट्रेट लाइन हम लोग ओरिजिन के ऊपर से खींचते थे, अगर c 0 तो ओरिजिन से, और अगर c माइनस तो ओरिजिन के नीचे से। यही ना सीखे रे? अगर c पॉजिटिव हुआ तब रे ओरिजिन के ऊपर से, अगर c निगेटिव हुआ तो ओरिजिन के नीचे से, और अगर c 0 हुआ तो ओरिजिन से। और अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ तो फायरिंग ऊपर, और स्लोप अगर निगेटिव हुआ तो फायरिंग नीचे। ये चीज़ एकदम क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गौर से देखो, ये क्या है जी? ये है ग्राफ सरल रेखा का। अच्छा, ये क्या है? ये है इसी सरल रेखा का इक्वेशन, समीकरण, जिसको हिंदी में कह सकते हो आप लोग। नहीं, ये क्या है भाई? ग्राफ। और ये क्या है? इसी का समीकरण। ये है हमारा ग्राफ और ये है क्या? समीकरण, इक्वेशन। ठीक है, आप पिछले क्लास में पढ़े थे, ओके, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, याद आ रहा होगा, है ना? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का नाम सुनते ही आपके मन में समोसा का विचार नहीं आना चाहिए भाई। ये कोई समोसा नहीं था, कोई मिठाई नहीं था, कोई देश या कोई जानवर नहीं था भाई। ये क्या था? एक ग्राफ। नहीं, ये क्या था भाई? एक ग्राफ था, है ना? ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था? एक ग्राफ था। और ये ग्राफ, जिस तरह से ये वाला ग्राफ y और x एक्सिस के बीच में संबंध जोड़ता है, नहीं, ये वाला जो ग्राफ है किसके किसके बीच में रे? y और x एक्सिस के बीच में संबंध जोड़ता है, रिलेशन देता है। उसी तरह से एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो ग्राफ था, वो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी संबंध देता था, रिलेशन बताता था। नहीं, ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो ग्राफ है, ये ग्राफ भी संबंध देता था किस में रे? अधिशोषण की मात्रा। यही है अधिशोषण की मात्रा को लिखने का बेस्ट तरीका।
x बाय m। x यहाँ पर क्या था, दूध, और m क्या था रे, बिस्किट। दूध आता था कहाँ पर भाई, बिस्किट के सतह पर, ओके। और अधिशोषण की मात्रा का मतलब ज़्यादा अधिशोषण हुआ है या कम अधिशोषण हुआ है। अच्छा, ज़्यादा अधिशोषण का मतलब है कि दूध जो है ज़्यादा आया है बिस्किट के सतह पर, और कम अधिशोषण का मतलब क्या हुआ भाई कि दूध बिस्किट के सतह पर कम आया है। तो कितना आया है, अगर ज़्यादा आया है तो अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा, और अगर कम आया है तो अधिशोषण की मात्रा कम। तो उसी अधिशोषण की मात्रा को हम लोग सूचित करते थे किससे, x बाय m से, जहाँ पर x हम लोग को बताता था कि कितना दूध आया, और m बताता था, m क्या था रे, बिस्किट के सतह का मास, बिस्किट के उस भाग का मास जहाँ पर दूध आया है, ओके। तो ये x था कितना दूध आया, और ये m था हाँ कि बिस्किट के कितने सतह में आया। तो कितना दूध आया, 1, कितने सतह में आया भाई, मान लेते हैं 2 ग्राम सतह में आया। एक दूसरा एडजॉर्प्शन हम लोग किए, और एडजॉर्प्शन मतलब भूल मत जाना, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, सतह पे आना। वह प्रोसेस जिसमें एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के अंदरूनी भाग में नहीं, सतह पे आता है। नहीं, एक पदार्थ कहाँ पर आता है, वे दूसरे पदार्थ के सतह पे आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। अच्छा, इस अधिशोषण में क्या हुआ, 1 ग्राम दूध आया, 1 ग्राम दूध आया 2 ग्राम बिस्किट में, और दूसरा है 2/2 मतलब इसमें 2 ग्राम दूध आया बिस्किट के 2 ग्राम सतह पर। तो 2 ग्राम बिस्किट में इसमें 2 ग्राम दूध आया है, और इसमें 2 ग्राम बिस्किट में 1 ग्राम आया है। तो बताइए एडजॉर्प्शन किस में ज़्यादा हुआ, इसमें ज़्यादा हुआ। नहीं, तो अधिशोषण की मात्रा को सूचित करने के लिए बेस्ट कौन है, x बाय m। x यहाँ पर हो गया दूध की मात्रा मतलब एड्सॉर्बेंट की मात्रा, और m हो गया हमारा बिस्किट के सतह का मास मतलब एड्सॉर्बेंट के सतह का मास। चलिए फिर से शुरू करते हैं। ये ग्राफ था, और ये क्या है भाई, समीकरण। नहीं, ये क्या है, ग्राफ, और ये समीकरण। जिस तरह से ये ग्राफ है उसी तरह से एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी ग्राफ था। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था भाई, ग्राफ था। अच्छा, ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ था, तो ये ग्राफ जिस तरह से y और x के बीच में संबंध देता है, ठीक उसी तरह से ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अगर ग्राफ है तो ये भी किसी न किसी के बीच में संबंध देता होगा। तो किसके किसके बीच में संबंध देता है, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऐसा ग्राफ था जो संबंध देता था x बाय m मतलब अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में। नहीं, अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में। और इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग क्या करते थे, टेम्परेचर को क्या कर देते थे, कांस्टेंट। हमको लगता है पूरा याद आ गया होगा आपको। नहीं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था भाई, ग्राफ था, और ये ग्राफ किसके किसके बीच में संबंध देता था, तो अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में। अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में, अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में संबंध का मतलब क्या था भाई, कि अगर प्रेशर तुम ज़्यादा दिए, है ना, ये बिस्किट मान लेते हैं और मेरे हाथ में दूध है, अगर आप दूध को बिस्किट पर ज़्यादा प्रेशर से अगर मारिएगा तो क्या होगा, और कम प्रेशर से मारिएगा तो क्या होगा। डिस्कशन बहुत अच्छे से हो चुका है, नोट पॉइंट में भी लिखा चुके हैं, इसमें भी पढ़ चुके हो कि अधिशोषण की मात्रा प्रेशर के समानुपाती होता है। अगर ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा तो अधिशोषण ज़्यादा होगा, मतलब दूध ज़्यादा अंदर जाएगा बिस्किट के सतह पर, और अगर कम प्रेशर मारिएगा तो दूध जो है बिस्किट के सतह में कम अंदर जाएगा, मतलब अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, कम होगी। यही हुआ इस दोनों के बीच में रिलेशन। अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में रिलेशन का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, समानुपाती होता है, अपना भाई होता है। अगर इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, और अगर इसको घटाओगे तो ये भी घटेगा। नहीं, हम लोग को दूसरे जगह पर आना है, हम यहीं से लेके जा रहे हैं आपको, ताकि पिछले वाले क्लास को भी हम लोग जो है इसमें कनेक्ट कर देंगे। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था भाई, ग्राफ था, और ये ग्राफ किसको किसको जोड़ता था, तो अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर को, अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर को, ओके। और यहाँ इसमें कंडीशन क्या था, टेम्परेचर को क्या करना है, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ था, लेकिन पूरे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में आप देखो कहीं पर इस ग्राफ का हम लोग समीकरण नहीं बनाए थे। जैसे इस स्ट्रेट लाइन का तो यहाँ पर समीकरण है, लेकिन ये जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो ग्राफ है, इस ग्राफ का समीकरण हम लोग नहीं पढ़े थे। तो 1909 ईस्वी में फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या किया, इसी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो कि एक ग्राफ है, इसी ग्राफ का उन्होंने इक्वेशन दे दिया।
समझ में आया? इसी ग्राफ का उन्होंने क्या दे दिया, इक्वेशन दे दिया। तो ये जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो एक ग्राफ है, फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट का नाम है, 1909 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, इसी ग्राफ को कन्वर्ट कर दिया, इसी ग्राफ को परिवर्तित कर दिया, इसी ग्राफ को बदल दिया किसमें, एक समीकरण में। ये ग्राफ है और ये समीकरण है इसका, नहीं ये ग्राफ है ये समीकरण है। उसी तरह से एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक ग्राफ है, और इसी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को फ्रेंडलिच ने समीकरण में तब्दील कर दिया, समीकरण में बदल दिया, और इसी समीकरण को कहा जाता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के आगे क्या करना, फ्रेंडलिच लगा दो, उनका नाम लगा दो, तो वो ग्राफ से बन जाएगा इक्वेशन। नहीं, क्या क्या सीखे आप? अच्छा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक ग्राफ है, और इसी ग्राफ को किसमें बदल दिया फ्रेंडलिच ने, समीकरण में। और ये जो समीकरण उन्होंने बनाया ना, इसी समीकरण को कहा जाता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक ग्राफ है, लेकिन फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक समीकरण है। यही हुआ इस दोनों में अंतर। ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, इस ग्राफ से एक कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिया, ग्राफ को किस में बदल दिया, इक्वेशन में बदल दिया। अब मान को पुट करके आप वैल्यू भी निकाल सकते हो, ऐसा उन्होंने बना दिया। ओके, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था भाई, एक ग्राफ था। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था, एक ग्राफ था, और किसने रे, फ्रेंडलिच ने। कब, 1909 ईस्वी में। इसी ग्राफ को उन्होंने किस में बदल दिया, गधा में नहीं बदला यार, इस ग्राफ को मिठाई में नहीं बदला, इस ग्राफ को किस में बदला उन्होंने, इक्वेशन में बदला, समीकरण में बदला। ऐसा 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 कुछ समीकरण में उन्होंने बदला, और जिस समीकरण में बदला उसी समीकरण को उन्होंने कहा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और यही हम लोग को पढ़ना है। लगभग आप लोग को दिमाग में आइडिया आ गया कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। तो चलिए अब हम लोग हेडिंग देते हैं भाई, क्या भाई, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो अब अच्छे से इसको एकदम याद ही कर लेना है इसको भी। चलो अब हमको फटाफट बताओ तो क्या क्या सीखे। ये फ्रेंडलिच क्या है भाई, एक वैज्ञानिक का नाम है ना। अच्छा, ये फ्रेंडलिच ने क्या किया, 1909 ईस्वी में एक समीकरण दे दिया। अच्छा, वो समीकरण किसका था रे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो एक ग्राफ है, उसी ग्राफ को उन्होंने बदल दिया समीकरण में। नहीं, वो जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो हम लोग ग्राफ पढ़े थे, वो सिंपली एक ग्राफ था, उसका कोई इक्वेशन हमको नहीं पता था। उसी इक्वेशन को उन्होंने बदल दिया किसमें, सॉरी उसी ग्राफ को उन्होंने किसमें बदल दिया, इक्वेशन में। तो फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट का नाम, 1909 ईस्वी में उन्होंने एक समीकरण दिया, है ना। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये इक्वेशन है। इसको देने वाले कौन भाई, फ्रेंडलिच, साइंटिस्ट का नाम है। 1909 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दिया। अब वो इक्वेशन किसके किसके बीच में संबंध जोड़ेगा भाई, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो था वो अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में संबंध देता था। तो ये भी अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में ही संबंध देगा। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, तो इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सब कुछ यही है यार, बट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक ग्राफ था, और इसी ग्राफ को फ्रेंडलिच ने किस में बदल दिया, समीकरण में बदल दिया, और कुछ नहीं है। जो ये बोल रहा है वही फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलेगा। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जिसके बीच में संबंध देता था, ये भी उसी के बीच में संबंध देगा। इसमें जो कांस्टेंट था वही इसमें भी कांस्टेंट रहेगा। देख तो इसमें भी लिखा हुआ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो का मतलब क्या हुआ रे, सेम, बताए थे ना पिछले क्लास में। आइसो का मतलब क्या हुआ, सेम, और थर्म का मतलब क्या हुआ, हीट,
उष्मा, ताप, तो इसमें भी टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। और ये भी संबंध देगा किसके बीच में भाई, अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में। लेकिन हाँ, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ने ग्राफ के रूप में बताया था और फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म समीकरण के रूप में बताएगा, है ना। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किस रूप में बताएगा, समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में। तो चलो अब स्टार्ट करो। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ने क्या दिया, एक इक्वेशन दिया। कब दिया भाई, 1909 ईस्वी में, तो उसी को लिख रहे हैं। इन 1909 फ्रेंडलिच गेव एन इक्वेशन, नहीं, इन 1909 ईस्वी में फ्रेंडलिच ने दिया, क्या दिया भाई, एन इक्वेशन, एक समीकरण दिया, एन इक्वेशन। और अच्छा, ये किसके किसके बीच में संबंध देगा, तो वही एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में जिसके जिसके बीच में संबंध था, वही यहाँ पर भी उसी के बीच में संबंध देगा, मतलब अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में। तो लिखेंगे विच गिव्स द रिलेशन, है ना, विच गिव्स द रिलेशन, जो ये रिलेशन देता था किसके 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 बीच में भाई, विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना, मतलब अधिशोषण की मात्रा, एंड बोल बोल बोल, हम तो लिख दिया यार, अच्छा, एंड प्रेशर, ओके, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट, क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बोलो, टेम्परेचर क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पूरा एकदम क्लियर हो गया। इन 1909 ईस्वी में फ्रेंडलिच साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने दिया, क्या दिया भाई, एक इक्वेशन दिया, एक समीकरण दिया। और ये समीकरण किसको किसको जोड़ता है भाई, तो ये रिलेशन देता है, ये विच गिव्स द रिलेशन देता है बिटवीन मतलब क्या हुआ भाई, के बीच में, किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर, अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में। लेकिन इसमें भी टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इक्वेशन, है ना, ग्राफ नहीं, ग्राफ तो था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच उसमें मत लगाना। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में अगर तुमने फ्रेंडलिच लगा दिया तब तो वो समीकरण बन जाएगा, इसलिए लिखे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन isotherm, okay, this equation is called फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सन 1909 ईस्वी में फ्रेंडलिच ने एक समीकरण दिया ना, जो अधिशोषण की मात्रा तथा प्रेशर के बीच में संबंध देता था, संबंध स्थापित करता था, लेकिन ताप क्या रहता था भाई, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहता था, कांस्टेंट। इसी समीकरण को, इसी ग्राफ को गलती से मत बोल देना, वो ग्राफ तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था और फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक समीकरण है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, सन 1909 ईस्वी में फ्रेंडलिच ने एक समीकरण दिया, नहीं, सन 1909 ईस्वी में फ्रेंडलिच ने एक समीकरण दिया जो स्थिर ताप पर, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा प्रेशर, या फिर दाब ही ले लें क्या रे, अच्छा चलो दाब ही ले लेते हैं, हिंदी हो जाएगा। जो स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा दाब के बीच संबंध स्थापित
करता है, जो किसके किसके बीच में भाई, अधिशोषण की मात्रा तथा दाब के बीच में संबंध स्थापित करता है। इसी समीकरण को फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं, है ना। इसी समीकरण को फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। ओके, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा था वो एक ग्राफ था, और फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो एक समीकरण है। इस समीकरण को देने वाले कौन रे? फ्रेंडलिच। कितने ईस्वी में रे? 1909 ईस्वी में। और ये समीकरण भी किसके किसके बीच में संबंध देगा? तो अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच में। और इसमें भी क्या कांस्टेंट रहेगा भाई? टेम्परेचर जो है वो स्थिर रहेगा। ओके, डेफिनेशन कुछ कुछ याद हुआ? चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, तब आगे बढ़ते हैं। ले लिए, इसको हटा दें। चलिए अब इस थ्योरी को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब एक बात बताओ कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था वो ग्राफ था। वो ग्राफ रिलेशन देता था किसके किसके बीच में? अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में। तो वो ग्राफ भी आपको याद होगा, ऐसे हम लोग बनाए थे। इधर लिए थे आप अधिशोषण की मात्रा x/m, नहीं ये x आपको पता है क्या है, m वो भी आपको पता है, ठीक है। और यहां पर हम लोग लिए थे क्या भाई? प्रेशर, दबाव। ये था प्रेशर का एक्सिस और ये था हमारा अधिशोषण की मात्रा का एक्सिस। आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे का क्या था भाई? समानुपाती था। और अगर समानुपाती है तो ग्राफ कैसे जाता था? पहले ऐसा ग्राफ हमको खींचना है जिसमें क्या हो, ये अगर आगे बढ़े, ये थोड़ा बढ़े तो ये भी आगे बढ़े। नहीं तो ये ग्राफ हम ऐसे नहीं खींच सकते, बहुत डिटेल में हम आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में। ऐसे अगर बढ़ाइएगा तब तो फिर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। देख तो प्रेशर ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। प्रेशर कांस्टेंट नहीं करना है हमको, प्रेशर भी बढ़ना चाहिए और ये भी बढ़ना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसे ग्राफ खींच लेंगे तो, अगर ऐसे ग्राफ खींच लीजिएगा तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। वो भी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस दोनों के बीच में जो संबंध है वो होता है समानुपाती, और समानुपाती में ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ना चाहिए। और उसके लिए ग्राफ गया था कुछ ऐसा, नहीं देखो जैसे जैसे प्रेशर आगे बढ़ रहा है, जैसे इस पॉइंट पर अगर देखिएगा तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है भाई? इतना है। तो इस पॉइंट पर अधिशोषण की मात्रा जानने के लिए आप इधर नहीं, अधिशोषण की मात्रा वाले एक्सिस पर आइए। तो इधर आ गए तो इतना दबाव अगर मारे तो इतना दूध बिस्किट के सतह के अंदर गया। लेकिन अगर जैसे इस ग्राफ में आगे जाओ तो इसमें देखिए प्रेशर क्या है? ज़्यादा दिखा रहा है। नहीं, प्रेशर इसमें ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। और प्रेशर ज़्यादा है तो अधिशोषण की मात्रा जानने के लिए इधर चले आइए, क्योंकि इधर ही है इसका एक्सिस। तो अधिशोषण की मात्रा भी देखिए बढ़ चुका है ना। प्रेशर अगर बढ़ गया तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ गई। मतलब जैसे जैसे प्रेशर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ रही है। मतलब ये दोनों समानुपाती होता है। और हाँ, समानुपाती को ही ये ग्राफ दिखा रहा है। ओके, फिर हम लोग क्या था कि दूध बिस्किट में डालते जा रहे थे तो डालते कभी तो बिस्किट का पूरा सतह फुल हो जाएगा,
नहीं, बिस्किट का पूरा सतह क्या हो जाएगा भाई, फुल हो जाएगा। और जैसे बिस्किट का पूरा सतह फुल हो जाएगा तब तो एक्स्ट्रा दूध आप नहीं डाल सकते हो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दोगे तो दूध बिस्किट के अंदर चला जाएगा और अंदरूनी एरिया में चला गया तब उसको अधिशोषण नहीं कहा जाता है। अगर छिटक के बाहर चला गया तो उसको भी अधिशोषण हम लोग नहीं कहते हैं। तो अधिशोषण का मतलब है कि सिर्फ सतह पर रहे, और दूध तुमने इतना डाला कि अब सतह फुल हो चुका है। और अगर सतह फुल हो गया तो अब आप कितनों भी प्रेशर लगा लो, अब दूध सतह पर नहीं जाएगा, क्योंकि सतह फुल हो चुका है, पूरा भर चुका है, तो अब सतह पर नहीं जाएगा। और सतह पर नहीं जाएगा तो ये अधिशोषण की मात्रा बढ़ते ये जो टॉप पर पहुंचा है, यहाँ पर पहुंचा है, अब इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। चाहे लाख तुम प्रेशर बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, ये अब ऊपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि सतह फुल हो चुका है। तो दूध अब सतह में नहीं जाएगा, अधिशोषण नहीं होगा, तो अधिशोषण की मात्रा अब इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो ग्राफ हमारा हो जाता था ऐसे जाने के बाद, फिर ये पैरेलल, इसके समांतर हम लोग खींच देते थे। नहीं, देखिए ये कांस्टेंट हो गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है ना। तो ये हमारा ग्राफ था, किसके बीच मेरे, अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में। अच्छा एक चीज़ बताओ, इस ग्राफ में अगर हम 3 टेम्परेचर डाल दें, याद है लास्ट वाला ग्राफ, 3 टेम्परेचर, ये एक ग्राफ खींच लिया आप लोग, फिर एक और ग्राफ खींचिए अलग टेम्परेचर पर, फिर एक और ग्राफ खींचिए अलग टेम्परेचर पर, और फिर तीनों ग्राफ को हम लोग कंबाइन करते थे तो ऐसे आता था। ये ग्राफ हो गया, ये अलग ग्राफ हो गया। तीन ग्राफ हो गया। ये मत समझना तीनों एक ही ग्राफ है, ना ना ना, 3 अलग अलग ग्राफ था भाई, और वो तीनों अलग अलग टेम्परेचर पर था। तो आप हमको बताओ, शायद याद ही होगा कि इस तीनों में सबसे ज़्यादा ताप किस में है। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो एडजॉर्प्शन बढ़ते इसमें इतना गया है नहीं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर जाने के बाद सतह फुल हुआ है नहीं, और इसमें बहुत ज़्यादा गया है तब जाके सतह फुल हुआ है। तो इसमें तो यहीं पर सतह फुल हो गया, मतलब एडजॉर्प्शन सबसे कम। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऊपर में जाके सतह फुल हुआ है, मतलब एडजॉर्प्शन इससे ज़्यादा, और उसमें तो सबसे ज़्यादा है, मतलब एडजॉर्प्शन सबसे ज़्यादा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडजॉर्प्शन की मात्रा मतलब x/m, एडजॉर्प्शन की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा टेम्परेचर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर टेम्परेचर कम है तो अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो अधिशोषण की मात्रा कम होगी। तो अगर इसमें अधिशोषण सबसे ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर इसमें सबसे कम होगा, और वो था 195 केल्विन, बता चुके हैं लेक्चर नंबर 10 में बहुत अच्छे से। अच्छा, इसमें कितना होगा भाई, 244 केल्विन, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, और चूंकि इसमें एडजॉर्प्शन सबसे कम है तो टेम्परेचर इसमें सबसे ज़्यादा होगा, 273 केल्विन हम आपको बता चुके थे। ये ग्राफ हम आपको रिवाइज कर दिए जो लेक्चर नंबर 10 में हम आपको लास्ट में बताए थे। ओके, यहाँ तक एकदम बहुत अच्छे से हम आपको समझाए थे। तो ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ध्यान दीजिए हमने क्या बोला, हमने फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म नहीं बोला, हमने बोला कि ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। इसलिए हमने ऐसा बोला क्योंकि ये सिर्फ ग्राफ है, ये समीकरण नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफ है, और ग्राफ को कहा जाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और इस ग्राफ को जब तुम लोग इक्वेशन में बदलोगे तब उस इक्वेशन को कहा जाता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये तो सिंपली एक ग्राफ है, तो ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हुआ, और इसी ग्राफ का फ्रेंडलिच ने क्या दिया था, समीकरण, और उसी समीकरण को कहा जाएगा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अब चलिए इसमें हम लोग फ्रेंडलिच को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये 1909 तक तो ये चीज़ हो चुका था, ग्राफ सब लोगों को पता था, लेकिन इस ग्राफ का समीकरण किसी को नहीं पता था। ये भी पता था भाई कि हाँ ये दोनों समानुपाती होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता था। ये काम किया किसने, फ्रेंडलिच ने 1909 ईस्वी में। इसी ग्राफ को उन्होंने किस में बदल दिया, समीकरण में बदल दिया। नहीं, इसी ग्राफ को किस में बदल दिया भाई, इक्वेशन में उन्होंने बदल दिया। तो क्या इक्वेशन वो दिए थे, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू, ये फुल ही लिख दें क्या रे, अच्छा चलो, अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच, फ्रेंडलिच के अनुसार, फ्रेंडलिच ने क्या कहा कि एडजॉर्प्शन की मात्रा मतलब अधिशोषण की मात्रा, ये x समझ रहे हो दूध, और m क्या हो गया भाई, बिस्किट के सतह का भार, ये हो गया दूध का भार और ये हुआ बिस्किट के सतह का भार, भूलना मत।
तो x/m मतलब कितना दूध आया और बिस्किट के कितने सतह में आया, तो ये x/m से हमको पता चल जाएगा अधिशोषण की मात्रा, मतलब अधिशोषण ज़्यादा हुआ है या अधिशोषण कम हुआ है, मतलब सतह में ज़्यादा आया है या सतह में कम आया है। तो x/m जो है वो अधिशोषण की मात्रा है। फ्रेंडलिच कहते हैं कि अधिशोषण की मात्रा प्रेशर के समानुपाती होता है। बोले ये तो हम लोग जानते ही है, ये तो पता है, ये तो मतलब गड़बड़ हो गया हम लोग के साथ। अधिशोषण की मात्रा प्रेशर के समानुपाती होता है, ये तो हम लोग को पहले से पता है भाई। प्रेशर अगर ज़्यादा दे देंगे तो दूध थोड़ा ज़्यादा अंदर जाएगा, तो अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर प्रेशर कम देंगे तो दूध थोड़ा कम सतह में जाएगा, तो अधिशोषण की मात्रा कम होगी, तो हमको पहले से पता था। तो फ्रेंडलीज कहते हैं रुकिए रुकिए रुकिए, अभी हम और कुछ खोजे हैं। वो क्या खोजे हैं, क्या डिस्कवरी किए, वो क्या पता लगाए, वो तो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाला। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब क्या है, देखो हम लोग तो जानते थे कि हाँ x/m प्रेशर के समानुपाती होता है। इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो ये भी घटेगा, लेकिन इसको कितना बढ़ाने पर ये कितना बढ़ेगा? अगर इसको 4 बढ़ा देंगे तो ये भी 4 बढ़ेगा क्या, या 5 बढ़ जाएगा या 6 बढ़ जाएगा? ये तो हाँ, ये बढ़ा, इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, क्लियर है। लेकिन क्या जिस रफ्तार से इसको बढ़ाएंगे उसी रफ्तार से ये भी बढ़ेगा? क्या जिस रफ्तार से इसको घटाएंगे उसी रफ्तार से ये भी घटेगा? आखिर इस दोनों के बीच में एक्चुअल रिलेशन क्या है, वास्तविक संबंध इस दोनों के बीच में क्या है? क्या ये दोनों पर लीनियर पावर 1-1 होगा? 1-1 का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको 5 बढ़ाओगे तो ये भी 5 बढ़ेगा, अगर इसको 5 घटाओगे तो ये भी 5 घटेगा। क्या ऐसा है या कुछ और है? तो फ्रेंडलिच ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि अधिशोषण की मात्रा मतलब x/m प्रेशर के तो समानुपाती होता है, लेकिन प्रेशर पर पावर 1/n के समानुपाती होता है। और यहाँ पर वेयर n जो है वो हमेशा होता है 1 से ज़्यादा। ओके, तो प्रेशर पर पावर 1/n के समानुपाती, ये एग्जैक्ट रिलेशन उन्होंने दिया। अधिशोषण की मात्रा किसके समानुपाती होता है? प्रेशर के तो समानुपाती होता है, लेकिन प्रेशर पर पावर 1/n के, और n का वैल्यू यहाँ पर 1 से ज़्यादा है। अब देखो इसको, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक के हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ उन्होंने दिया। देख, प्रेशर पर पावर 1/n है, n का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, तो 1 से ज़्यादा कोई वैल्यू चूज कर ले, मान लेते हैं 2। तो प्रेशर पर पावर 1/2 का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ p, नहीं स्क्वायर रूट ऑफ p। इसका मतलब ये हुआ, फ्रेंडलिच कहना चाहते हैं कि अधिशोषण की मात्रा प्रेशर के समानुपाती होगा, लेकिन प्रेशर के स्क्वायर रूट के। अब बोलो सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? पिछला वाला रिलेशन जो इसमें स्क्वायर रूट नहीं लगाते थे और इसमें क्या अंतर है? अंतर है, अंतर देखो क्या है, प्रेशर का स्क्वायर रूट के ये समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि प्रेशर अगर 16 से बढ़ाओगे तो ये 4 से बढ़ेगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना। तो अगर प्रेशर को तुम 16 से बढ़ाओगे तब अधिशोषण की मात्रा 4 से बढ़ेगी। मतलब जिस रफ्तार से प्रेशर तुम बढ़ाओगे उस रफ्तार से अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ने वाली, यहाँ बढ़ेगी। समानुपाती होता है, ये दोनों एक दूसरे का समानुपाती है, बट ये नहीं कि हाँ जिस रफ्तार से तुम इसको बढ़ाओगे उसी रफ्तार से ये बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर इसको तुम 16 से बढ़ाओगे तो ये 4 से बढ़ेगा, अगर इसको तुम 9 से बढ़ाओगे तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3, ये 3 से बढ़ेगा। अगर ये 25 से बढ़ाओगे तो ये आपका 5 से बढ़ेगा, बढ़ेगा, दोनों समानुपाती होता है। लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट रिलेशन दे दिया। अब बोलोगे सर कि यहाँ तो उन्होंने n दिया, पक्का 2 तो नहीं दिया, आप जो 2 ले लिए यहाँ पर, तो 2 की जगह पे 3 भी तो लिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए ऐसा किया उन्होंने क्योंकि अभी तू दूध को बिस्किट में डाल रहा है। आपको क्या लगता है, दूध बिस्किट के सतह में जितना अंदर जाएगा, मतलब दूध और बिस्किट के केस में, दूध और बिस्किट के स्थिति में जितना अधिशोषण होगा, अधिशोषण का मतलब वही दूध का बिस्किट के सतह पर घुसना, जितना अधिशोषण होगा, आपको क्या लगता है अगर हम शहद ले लें और बिस्किट ले लें तो क्या मामला वही होगा? ना 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 ना, समझ गए? अरे शहद दूध बिस्किट में थोड़ा कम जाएगा क्योंकि शहद गाढ़ा होता है। तो जैसे आप एड्सॉर्बेट को बदल दीजिएगा, एड्सॉर्बेंट को बदल दीजिएगा, एड्सॉर्बेट कौन हुआ? जो जा रहा है सतह पर, और एड्सॉर्बेंट कौन हुआ? जिसके सतह पर जा रहा है। तो अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट बदल दीजिएगा तो अधिशोषण बदल जाएगा। जितना शहद बिस्किट में जाएगा क्या उतना ही दूध बिस्किट में जाएगा? अच्छा, जितना शहद बिस्किट में जा रहा है, जितना दूध बिस्किट में जा रहा है, क्या पानी भी उतना ही बिस्किट में जाएगा? नहीं 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 नहीं। जैसा जैसा तू एड्सॉर्बेट लेगा, दूध लिया तो स्थिति अलग, शहद लिया तो स्थिति अलग,
पानी लिया तो स्थिति अलग। उसी तरह से तू बिस्किट पे डाल रहा है, मत डाल बिस्किट पे, तू दीवार पर डाल, दीवार पे भी हल्का हल्का जाएगा। तुम किसी तीसरे चीज पर डालो, बेंच पर डालो, तो सब केस में एडजॉर्प्शन एक समान नहीं होगा भाई, तुरंत चेंज हो जाएगा। तो उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक इन जनरल वैल्यू दे दिया n। ओके, अगर कभी ऐसा हो कि n का वैल्यू 1/3 हो जाए तो 1/3 का मतलब समझा, p पर क्यूब रूट हो जाएगा नहीं। तो अगर 1/3 का मतलब हो गया क्यूब रूट, इसका मतलब है कि अगर तुम इसको 27 से बढ़ा दोगे, या फिर मान लो इजी ले लेते हैं 9 से अगर बढ़ाइएगा नहीं, तो अगर ये स्क्वायर रूट वाला केस होता तब तो ये 3 से बढ़ता। लेकिन अगर आप क्यूब रूट ले लेते हैं तो 27 हम लोग लेते हैं, तो अगर प्रेशर को तुम 27 से बढ़ाओगे नहीं, तब जाके ये 3 से बढ़ेगा। अगर आप प्रेशर को अगर 8 से बढ़ाते हो, 8 से, तो ये कह रहा है, रिलेशन कह रहा है कि x/m समानुपाती होगा किसके भाई, क्यूब रूट ऑफ p। तो अगर प्रेशर को आप 27 से बढ़ाइएगा तो ये 27 से नहीं बढ़ेगा, हाँ ये बढ़ेगा, ये दोनों समानुपाती होता है, ये बढ़ेगा, लेकिन हाँ ये भी 27 से नहीं बढ़ेगा। अगर ये भी 27 से बढ़ता तब तो इस पर भी पावर 1 होता, इस पर भी पावर 1 होता, लेकिन नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये क्यूब रूट के समानुपाती होता है। मतलब क्या, अगर तुम इसको 27 से बढ़ाओगे तो ये 3 से बढ़ेगा, अगर इसको 8 से बढ़ाओगे तो 8 का क्यूब रूट कितना हो गया, 2 से बढ़ेगा। ये एग्जैक्ट रिलेशन हुआ जो कि हम लोग को नहीं पता था। हम लोग बस इतना जानते थे कि अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर जो है एक दूसरे का समानुपाती होता है, लेकिन फ्रेंडलिच ने उससे एक कदम आगे बढ़ा दिया, हम लोग को कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया। और इन्फॉर्मेशन ये है कि अधिशोषण की मात्रा प्रेशर के समानुपाती तो होता है, बट प्रेशर के 1/n पर पावर के समानुपाती होता है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा। देखो, ये हो गया अधिशोषण की मात्रा, ये अधिशोषण की मात्रा समानुपाती है किसके भाई, प्रेशर के। अब प्रेशर के लीनियर पावर का नहीं, प्रेशर पर पावर 1/n के। और ये वाला, ये जो ग्राफ है ये हुआ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लेकिन इसी ग्राफ को वो जो समीकरण में बदलने जा रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब जब इस समानुपाती वाले चिन्ह को हम लोग बराबर में लाते हैं, जब जब इस समानुपाती वाले चिन्ह को हम लोग बराबर में लाते हैं, वो क्या होता है बोलो तो, कांस्टेंट देना पड़ता है हमको एक। जब भी इस समानुपाती वाले चिन्ह को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी हम इक्वल में लेके आएंगे, हम लोग को क्या देना पड़ता है, एक कांस्टेंट। तो फ्रेंडलिच ने भी एक कांस्टेंट दिया के, और x/m तो x/m वैसा ही रहेगा, इसको नीचे उतार लिए। इस समानुपाती वाले चिन्ह को बराबर में लाने के लिए हम लोग क्या दे दिए, कांस्टेंट दे दिए। प्रेशर पर पावर 1/n है तो प्रेशर पावर 1/n तो वैसा ही रहेगा। तो आप ठीक से देखो, ये एक इक्वेशन में तब्दील हो गया। वो ग्राफ था, और वही ग्राफ किस में बदल गया रे, एक इक्वेशन में बदल गया। और इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन को कहा जाता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है भाई, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या है, ओनली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, क्योंकि ग्राफ है। और इसी ग्राफ को उन्होंने किस में बदल दिया, इक्वेशन में बदल दिया। इसको कहा जाता है फ्रेंडलिच, एच छूट गया, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा, ये जो है ये सब भी लिख लोगे क्या, लिख लो। ये तो x हो गया, यहीं पर लिख लो भाई, वेयर यहाँ पर x क्या है बोलो तो, x था मास ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट का मास। m क्या था भाई, मास ऑफ दैट पार्ट ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब बिस्किट के उस सतह का मास। ये तो दूध का मास हो गया जो सतह पर आ रहा है, एडजॉर्बेट का मास है ना। और स्मॉल m क्या था, मास ऑफ दैट पार्ट ऑफ एडजॉर्बेंट एट विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। हिंदी में भी लिखोगे, लिखा हुआ तो है ही, अच्छा लिख देते हैं। एडजॉर्बेंट के उस भाग का मास जहाँ पर अधिशोषण की घटना
V है ना। एड्सॉर्बेंट के उस भाग का मास जहाँ पर अधिशोषण की घटना हुई है, और अधिशोषण कहाँ पर होता है? सतह पर, तो सतह का भास। तो K हमारा क्या हो गया भाई? K हमारा हो गया कांस्टेंट, मतलब स्थिरांक हिंदी में इसको कहते हो। अब P हमारा क्या है यहाँ पर? प्रेशर, दाब। सारा कुछ क्लियर हो गया? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? अब देखो, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। लास्ट में इक्वेशन क्या था भाई? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं इक्वेशन क्या था भाई? x बाय एम इज इक्वल टू के इंटू पी टू द पावर 1 बाय n, ये इक्वेशन था। अब ना हम लोग इसका ग्राफ खींचने जा रहे हैं, इसका ग्राफ खींचने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ना इसको बदलो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। इस इक्वेशन को आप ना इसके जैसा बनाने का कोशिश करो। तो आप बोलोगे सर कि इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, बट इसमें देख रहे हैं कि पावर वाला टर्म आ चुका है, और इसमें तो हर जगह लीनियर पावर है। तो सबसे पहले तो उस पावर को आप हटाइए, तब फिर इसके जैसा कुछ कुछ बनेगा। तो क्या करें यार, उस पावर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, है ना। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। देखो लॉग लेने से क्या हो रहा है भाई? टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम लोग क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, तो हो जाएगा log x बाय एम। इधर तो log लगा दिए हम लोग, इसको छेड़ना मत, क्योंकि ये पूरा का पूरा अधिशोषण की मात्रा बताती है, तो इस वजह से इसको चेंज मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो। तो log x बाय एम इज इक्वल टू, इस पूरे में क्या लगा रहे हैं? log, दोनों साइड log लगा रहे हैं आप लोग, तो log k इंटू पी टू दी पावर 1 बाय n। नहीं तो देखिए, इधर भी हम लोग log लगा दिए, इधर भी log लगा दिए। अब इधर देखो तुम, ये वाला log, ये देखो, ये तो log m इंटू एन के फॉर्मूला में जा रहा है रे, log m इंटू एन। तो log m इंटू एन का फॉर्मूला तो आपको पता है, log m इंटू एन का फॉर्मूला होता है क्या भाई? log m प्लस log n, यही फॉर्मूला होता है ना, बचपन वाला फॉर्मूला। log m इंटू एन इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। तो इसी फॉर्मूला में आप इसको तोड़ दीजिए, तो इधर रहने दीजिए, इसको चेंज नहीं करना है। हम आपको बोले कि ये पूरा अधिशोषण की मात्रा बताती है, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो। तो log x बाय m इज इक्वल टू log m इंटू एन। तो m इंटू एन को किस में तोड़ोगे रे? log m प्लस log n। तो log m मतलब log k प्लस log n, तो हो जाएगा log p टू द पावर 1 बाय n। हो गया? अब देखो log x बाय m को वैसे रहने दो, log k को भी तू वैसे ही रहने दे, बट देख यहाँ फिर से ये फॉर्मूला पर पुट हुआ। कैसे रे? आप लोग जानते हो, log m पर पावर अगर n है, log अगर m पर पावर n है तो क्या होगा? गाड़ी को थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ा दो। तो गाड़ी को अगर तेज़ी से आगे बढ़ाओगे तो ये गाड़ी के छत पे बैठा हुआ है, कितना बड़ा गधा है। तो अगर गाड़ी तेज़ी से हम बढ़ाएंगे तो ये कहाँ आएगा रे? धड़ाम नीचे इधर, ठीक है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि जब भी पावर होता है वो चीज़ कहाँ चला आता है? आगे। तो इसका फार्मूला होता है n log m, यही होता है ना, ये पावर आगे चला जाएगा। तो इस पे बोल, गाड़ी के छत पे कौन बैठा हुआ है? 1 बाय n। जैसे गाड़ी आगे बढ़ाए ये कहाँ चला जाएगा? आगे। तो 1 बाय n को आगे कर दो, तो log m पर पावर n, ये भी फार्मूला में सेट हो रहा है, और इसका फार्मूला हम जानते हैं होता है n log m। तो यहाँ पर n के जगह पे है 1 बाय n, तो n आगे आएगा, तो यहाँ पर कौन आगे आ जाएगा भाई? 1 बाय n आगे आ जाएगा। 1 बाय n आगे आ गया, और फिर log p,
log p तो वैसे रहेगा log m है ना, n आगे आ गया तो n log m, तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा, अब बाकी वो चीज़ तो बिल्कुल वैसे ही रह जाएगा। तो अभी तक को प्रॉब्लम, हम लोग ना इस पूरे इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लाना चाह रहे थे, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमने देखा कि कहीं पर भी जो है ना 1 के अलावा कुछ पावर नहीं है। तो मेरे मन में आया यार पावर क्यों नहीं हटा दें, तो पावर को हटाने के लिए log याद आया कि log लेने से हो सकता है कि ये आगे चला आ जाए, पावर खत्म हो जाए, और हो भी गया। सबसे पहले हमने दोनों साइड log लिया, तो ये log m इंटू n में टूटा, तो log m अब प्लस log n हम लोग अलग कर दिए, फिर इसको उतारे, बट ये देख रहे हैं फिर फॉर्मूला में सेट हुआ log m पर पावर n का फॉर्मूला, जिसमें n आगे आ जाता है, तो इसमें 1/n कहाँ आगे आ गया, और log p को वैसे रहने दे दिए। अब देखो ये कुछ पावर खत्म होने वाला टर्म दिख रहा है आपको, इसमें भी कोई पावर नहीं, इसमें भी कोई पावर नहीं, इसमें भी कोई पावर नहीं। अब अपना इक्वेशन देखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सोचो इसमें y हमारा एक्सिस है, x हमारा एक्सिस है, अच्छा m कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखते हैं यहाँ पर, अच्छा इसको पूरा का पूरा y मान लेते हैं, और मानना भी पड़ेगा क्योंकि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में संबंध देता है, तो इसको एक एक्सिस और इसको एक एक्सिस तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यही दोनों तो बदलने वाला चीज़ है, यही दोनों तो एक्सिस हम बनाएंगे तब ना रिलेशन आएगा। जैसे देखो हमको अधिशोषण की मात्रा में रिलेशन किसके किसके बीच में डालना है, y और x के बीच में, या अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में। तो अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में तो एक एक्सिस आपको इसको और एक एक्सिस आपको इसको तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो अब इसको ना उसके जैसा सजाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इसको मान रहे हैं, y इज इक्वल टू एम, कहाँ है कुछ यार, y इज इक्वल टू, हाँ इधर है, इधर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सेट है यार, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एक काम करो ना, इसको आगे कर दो, तो इसको वैसे रहने देते हैं, log x बाय m इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर कर दीजिए, तो ये टर्म इधर आएगा, ये अगर प्लस है तो इधर आके माइनस, बोला क्या रे माइनस, तुम लोग क्लास में बोला था, बहुत लोग बोल दिया होगा भाई, ये प्लस 1/n इंटू लॉग पी को हम बराबर के इधर नहीं करना चाह रहे हैं, हम बस थोड़ा सा खिसका रहे हैं, हाँ बराबर के इधर कर देते तब फिर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाता, लेकिन हम इधर नहीं कर रहे हैं, इधर ही रख रहे हैं, बस खाली थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इसको आगे कर दिए तो हो जाएगा 1/n लॉग पी, हो गया 1/n इंटू लॉग पी, और ये क्या हो गया भाई लॉग के, ठीक है। तो देखो ये वाला इक्वेशन, सॉरी ये 1/n इंटू लॉग पी को आगे कर दिए, लॉग के को हम लोग पीछे कर दिए। अगर ठीक से देखो ना, ये बिल्कुल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे सेट कर गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा y एक्सिस के जगह पे कौन है, log x बाय m। अच्छा x एक्सिस के जगह पे कौन है, log p। अच्छा स्लोप के जगह पे कौन है, 1/n। अच्छा c के जगह पे कौन है, log k। और हम जानते हैं कि कोई भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मिलता जुलता जितना भी इक्वेशन होगा सबका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, सरल रेखा जाएगा, सीधा रेखा जाएगा, है ना जी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मिलता जुलता जितना भी इक्वेशन होगा सबका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन को भी देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बदल दिया, ये भी देख रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर बिल्कुल सेट कर गया। y एक्सिस पे log x बाय m ले लेंगे, x एक्सिस पे log p ले लेंगे, स्लोप के जगह पे 1/n है और c के जगह पे log k है ना जी। तो ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन भी हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे बिल्कुल सेट कर रहा है। और इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आया ना, इस इक्वेशन को भी कहा जाता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम एक बार इधर भी लिख देते हैं, log x बाय m इज इक्वल टू क्या आया रे, 1/n इंटू लॉग p प्लस लॉग k। देखो यही इक्वेशन आया ना, इसको भी कह देते हैं हम लोग फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एक बात याद रख लो कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ना स्लोप बहुत बार पूछा है, स्लोप कितना है
1/n। स्लोप कैसे पता कि समझ में आना रे, m यहाँ पर क्या होता है स्लोप, और स्लोप के जगह पे क्या है 1/n। आपके बोर्ड में भी पूछा है बहुत बार, तो आप ध्यान दीजिएगा। और आगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आगे में भी पूछ देता है कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में जो स्लोप का वैल्यू है या लॉग पी का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो कितना होता है, n है या x है या 1/n है, क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/n। अगर वो पूछेगा कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये जो समीकरण है इसका स्लोप कितना है, तो m स्लोप है, स्लोप के जगह पे 1/n है, तो हमारा आंसर होगा 1/n। अगर वो पूछेगा कि log p का गुणांक कितना है, तो भी हम लोग बोलेंगे क्या 1/n। अगर वो पूछेगा कि y इंटरसेप्ट मतलब c कितना है, तो c बोलेंगे log k, नहीं सी के जगह पे कितना है log k, और स्लोप के जगह पे कितना है 1/n। अगर आपसे स्लोप पूछेगा स्लोप तो कितना बोलोगे 1/n। स्लोप पूछेगा तो क्या बोलोगे 1/n। और अगर y इंटरसेप्ट मतलब c पूछेगा तो log k। और इस इक्वेशन को भी आप कहिएगा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। समझ में आया। और लास्ट पॉइंट कि हमने कहा था y = mx + c, और y = mx + c से मिलता जुलता जितना भी समीकरण होगा उसका ग्राफ सर्किल होगा, ना पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, नहीं यार, y = mx + c और y = mx + c से मिलता जुलता जितना भी इक्वेशन होगा सबका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो ये इक्वेशन भी y = mx + c के जैसा ही है, तो इसका भी ग्राफ क्या जाएगा स्ट्रेट लाइन जाएगा। बट हाँ एक्सिस चेंज कर देना, y एक्सिस जहाँ लेते थे वहाँ log x/m लीजिएगा, जहां पर x एक्सिस लेते थे वहां पर log p लेना है, जो स्लोप होता था वो 1/n होगा, जहां पर y इंटरसेप्ट है वहां पर हमारा log k होगा। नहीं तो चलिए हम लोग ग्राफ खींच देते हैं, ये बना देते हैं हम लोग y एक्सिस, और ये बना देते हैं हम लोग x एक्सिस। ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। बोल y एक्सिस पर किसको लेगा रे, log x/m को। तो चल यहाँ पर ले लेते हैं log, थोड़ा सा इधर लिख दें, log x/m। ठीक है, देख लो तो अच्छे से उतार लेना, log x/m। ठीक है, y एक्सिस के जगह पे किसको ले लिए log x/m को, और x एक्सिस के जगह पे क्या लेगा log p। तो ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के जगह पे क्या ले लेंगे log p। ठीक है, y एक्सिस के जगह पे क्या log x/m, और x एक्सिस के जगह पे क्या आ रही है log p। ठीक है, अब बता स्लोप प्लस है कि माइनस, नहीं कुछ है तो प्लस, और प्लस है तो फायरिंग ऊपर। समझ में आया। स्लोप देखना, स्लोप देखो ना, यहाँ स्लोप क्या है प्लस है, और अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो फायरिंग कहाँ करेगा ऊपर, और स्लोप अगर निगेटिव होता तो फायरिंग नीचे। बट यहाँ पर स्लोप जो है ना वो क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो फायरिंग कहाँ जाएगा ऊपर। और सी देखिए पॉजिटिव है, तो सी बताता था कि हमको ग्राफ ओरिजिन के ऊपर से या नीचे से कहाँ से खींचना है, या ओरिजिन से। तो सी अगर जीरो होता तो ओरिजिन से, सी अगर निगेटिव होता तो ओरिजिन के नीचे से, और अगर सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, यहाँ देख लो प्लस है ना जी, यहाँ पर प्लस, तो सी अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कहाँ से जाएगा ओरिजिन के ऊपर से। तो दोनों सेट हो गया, कहाँ से जाने वाला है, स्लोप पॉजिटिव बता रहा है, स्लोप पॉजिटिव बता रहा है फायरिंग ऊपर, और सी पॉजिटिव बता रहा है ओरिजिन के ऊपर से, तो ग्राफ जाएगा ओरिजिन के ऊपर से। तो लीजिए बना देते हैं, देखिए फायरिंग ऊपर नहीं, फायरिंग ऊपर और ओरिजिन के ऊपर से, ओरिजिन के ऊपर से, और ये जहां पर भी कट कर रहा है ना, यहाँ ये इतना सा, यही होगा आपका क्या रे सी, यही ना सी होगा, देखो तो सी, और सी कितने के बराबर है रे log k के बराबर है। तो यहाँ पर m जो है ना वो है आपका स्लोप, m जो है इस ग्राफ में m जो है वो क्या है भाई स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू कितना है बोलो तो 1/n, और जो c है वो कितना है log k। याद रखना इस ग्राफ का जो स्लोप है वो होगा m, और c कितना है log k। स्लोप कितना है बोलो, स्लोप आपका m है, और m इज इक्वल टू कितना होगा 1/n, है ना। इस इक्वेशन में, इस ग्राफ में हमारा जो स्लोप है, जो m है वो कितना के बराबर है 1/n के बराबर। तो याद रखना स्लोप हमारा 1/n के बराबर होगा, और c कितने के बराबर होगा log k के बराबर होगा। लेकिन आप बोलोगे सर ये डॉट डॉट क्यों दिए, आप मन में चल रहा होगा है ना, डॉट डॉट क्यों दिए। तो अब लास्ट पॉइंट यही है, डॉट डॉट क्यों दिए, इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली देख, अगर तू ग्राफ यहाँ से शुरू कर देता ना, ऐसे मान लो सपोज करें यहाँ से ऐसे ग्राफ शुरू कर देते, तो इस पॉइंट पर ना, इस पॉइंट पर प्रेशर तो जीरो है, इस पॉइंट पर
नहीं, इस पॉइंट पर हमारा क्या है, प्रेशर कितना है, 0 है। तो अगर इस पॉइंट पर प्रेशर 0 है, प्रेशर 0 का मतलब समझ रहा है, ये बिस्किट है, इस पर कुछ प्रेशर ही नहीं लगा, कुछ प्रेशर नहीं लगा, इसका मतलब है कोई दूध इसमें नहीं आया है। अगर दूध इतनी सा भी आता ना तो हल्का सा प्रेशर यहाँ पर लगता, लेकिन इस पॉइंट पर, इस ओरिजिन पर प्रेशर कितना, प्रेशर देखो 1 2 3 4 आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ ओरिजिन पर कितना होगा, प्रेशर 0 होगा। तो अगर यहाँ पर प्रेशर 0 है, इसका मतलब है कि ये बिस्किट ना 0 प्रेशर महसूस कर रहा है, और अगर 0 प्रेशर महसूस कर रहा है, इसका मतलब इसमें कोई दूध, कोई पानी, कोई शहद नहीं आया है, कुछ नहीं आया। क्योंकि थोड़ा सा भी आता तो थोड़ा सा भी तो प्रेशर लगता, लेकिन प्रेशर पक्का 0 ये बता रहा है कि इस पर अभी कुछ नहीं आया है, इस पर कुछ नहीं आया है, मतलब कोई एडजॉर्प्शन नहीं हुआ है। तो अगर आप यहाँ से ऐसे कर देते, इसका मतलब है कि ये एडजॉर्प्शन का एक्सिस है, देख ले, ये एडजॉर्प्शन का एक्सिस है। और अगर तुम ग्राफ को यहाँ पर कट कर देते ना तो बताने लगता कि 0 प्रेशर पर इतना सा एडजॉर्प्शन हुआ है। अरे भाई, 0 एडजॉर्प्शन पर, सॉरी 0 प्रेशर पर इतना सा एडजॉर्प्शन कैसे हो सकता है, क्योंकि जब 0 प्रेशर है मतलब कोई नहीं आया है, और कोई नहीं है आया है तो एडजॉर्प्शन हुआ ही नहीं है, और जब एडजॉर्प्शन नहीं हुआ है तो फिर एडजॉर्प्शन इतना कैसे दिखा सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग बोले कि अभी एडजॉर्प्शन शुरू नहीं हुआ है, डॉट 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 का मतलब अभी एडजॉर्प्शन शुरू नहीं हुआ है। जब प्रेशर देखिए इतना हो गया, इतना मतलब इतना प्रेशर, तो इतना प्रेशर का मतलब हुआ कि कुछ कुछ प्रेशर लगा, मतलब कुछ कुछ आया, दूध आया, बिस्किट, शहद आया, पानी आया, चाय आया, जो भी आया, कुछ ना कुछ एड्सॉर्बेट, कुछ ना कुछ दूध आया, और कुछ ना कुछ दूध आया, तब एडजॉर्प्शन चालू होगा। तब यहाँ से हमने देखो रियल ग्राफ दिखा दिया, मतलब यहाँ से एडजॉर्प्शन शुरू हुआ है। अब समझ में आया कि यहाँ पर डॉट डॉट हमने क्यों लिया, जहाँ तक डॉट डॉट है मतलब समझ लो वहाँ तक हम लोग एडजॉर्प्शन नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रेशर 0 है, इस पॉइंट पर अगर प्रेशर 0 है भाई, तो प्रेशर 0 ये बता रहा है कि कुछ यहाँ पर नहीं आया है। तो अगर कुछ नहीं आया है मतलब एडजॉर्प्शन नहीं हुआ है, और अगर एडजॉर्प्शन नहीं हुआ है तो आप यहाँ से कैसे ग्राफ खींच सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से ग्राफ खींच दीजिएगा ना तो ये यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ पर अगर कट गया मतलब इतना सा एडजॉर्प्शन हुआ। तो 0 प्रेशर बता रहा है कि कोई नहीं आया है, दूध, चाय, पानी कुछ भी नहीं आया है। तो अगर यहाँ पर 0 प्रेशर पर कुछ भी नहीं आया है मतलब एडजॉर्प्शन नहीं हुआ है, और अगर एडजॉर्प्शन नहीं हुआ है तो फिर इस ग्राफ में इतना सा एडजॉर्प्शन हुआ, ये कैसे आप दिखा सकते हैं। तब आप बोलिए कि ना अभी एडजॉर्प्शन शुरू नहीं हुआ। सर अगर हो गया, इतना सा प्रेशर हो गया मतलब कुछ ना कुछ आया, और कुछ ना कुछ अगर आ गया मतलब एडजॉर्प्शन में स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग इतना प्रेशर के बाद दिखाए कि हाँ एडजॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, इस पॉइंट पर एडजॉर्प्शन आपका अभी नहीं हुआ है। आप थोड़ा सा पीछे भी कर दो, थोड़ा सा पीछे भी कर दो, थोड़ा और पीछे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम इस एक्सिस को कट मत करना, थोड़ा सा जगह रहने देना, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर लेके आ जाओगे ना तो प्रेशर 0 हो जाएगा, और प्रेशर 0 पे कोई नहीं आया है, और अगर कोई नहीं आया है तो एडजॉर्प्शन आप यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं, है ना। तो आप बस ध्यान रखिएगा कि जितना आप इसको करीब ला सकते हैं आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम इसको यहाँ पर अटैच मत कर देना, क्योंकि इस अटैच का मतलब हो गया प्रेशर 0 पर कुछ ना कुछ एडजॉर्प्शन आप दिखाना शुरू कर दीजिएगा, और प्रेशर 0 है मतलब कोई नहीं आया है, और जब कोई नहीं आया है तो इतना सा एडजॉर्प्शन कैसे हो सकता है, नहीं होगा एडजॉर्प्शन, है ना। तो जब कुछ दोगे तब ना एडजॉर्प्शन होगा, तो जब तुम कुछ दोगे तो प्रेशर भी तो कुछ लगेगा, और जब प्रेशर कुछ लगेगा तो प्रेशर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो इतना सा प्रेशर देने के बाद हम देख रहे हैं कि एडजॉर्प्शन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से एडजॉर्प्शन स्टार्ट हुआ है, बाकी यहाँ से, ठीक है। चलो इसका तुम लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो, और आप लोग जो है टेस्ट का प्रिपरेशन करते रहो, ओके। तो ये सब तो मस्त पॉइंट हमको मिलता चला जा रहा है, तो अब टेस्ट में तो बड़ा मज़ा आने वाला है। और टेस्ट में जितने लोग 15 नंबर लाएंगे, हम उसको थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए, उसके मन में एक्साइटमेंट लाने के लिए, है ना, एनर्जी देने के लिए, उतने लोग को हम टी शर्ट देने वाले हैं, ओके। तो अच्छे से टेस्ट देना है, जितना लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, अब किसी को हम डिलीट नहीं किए हैं। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से उसको देख लो अच्छे से, और देख के पूरा रिवाइज़ करके रखो, और मतलब अपने टेस्ट में अपना बेस्ट दो, ओके। तो कब टेस्ट होगा हम जल्द बताने वाले हैं, आपको बोले थे सैटरडे को या फिर किसी और दिन, तो हो सकता है कि हम कल फ्राइडे को अनाउंस कर दें कि टेस्ट कब होने वाला है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो कि पिछले क्लास में पढ़े थे वो एक ग्राफ था,
और ये जो फ्रेंडलिच है ना, फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट का नाम था। 1909 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, उसी ग्राफ को उन्होंने क्या कर दिया, एक समीकरण में बदल दिया, और वो जो समीकरण आया उसी समीकरण का नाम पड़ा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो सिंपली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है रे, एक ग्राफ है, और फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक समीकरण है। तो वो इजी वाला समीकरण भी हम लोग पढ़े, ये वाला, और फिर उसमें दोनों तरफ लॉग लेके इसको y = mx + c के जैसा बना दिए, और y = mx + c बनाने के बाद हमने देखा कि स्लोप प्लस है तो फायरिंग हम लोग ऊपर कर दिए, और c पॉजिटिव था तो ऑरिजिन के ऊपर से चले गए, और ग्राफ भी हम लोग खींच लिए। y एक्सिस के जगह पे हमने log x/m ले लिया, और x एक्सिस के जगह पे log p था तो हमने log p ले लिया, और ग्राफ ऐसे खींच दिया, फायरिंग ऊपर और ऑरिजिन के ऊपर से। और यहाँ पर इतना यहाँ से यहाँ तक हमने एडजॉर्प्शन नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या था, 0 था। प्रेशर 0 पर कोई एडजॉर्प्शन नहीं होगा, इस वजह से हम यहाँ से नहीं दिखा सकते हैं ना। कुछ प्रेशर के बाद एडजॉर्प्शन शुरू हुआ, तो इस वजह से हम लोग एडजॉर्प्शन भी कुछ देर के बाद स्टार्ट किए हैं। बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर लिए, बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। अब इसको अच्छे से जाके नोट करना, अब बेहतरीन तैयारी के साथ आपको टेस्ट में मिलना है, ठीक है। तो अभी टेस्ट में थोड़ा टाइम है, 1-2 क्लास हो सकता है और हम लेंगे, ओके। लेकिन फिर भी जो है आप लोग इसको एकदम अच्छे से रेडी करते रहो, और पीछे का जो भी क्लास है उसको भी तुम लोग अच्छे से रेडी करते रहो, ठीक है। एकदम रेडी रहो टेस्ट के लिए। और इस बार एकदम आना चाहिए, 50-60 लोग का जो है 15 में 15 आ जाना चाहिए 100%। पिछला बार तो एक ही का आया था, अब बहुत लोग का हो सकता है आता, बट वो जो आंसर का फॉर्मेट गड़बड़ दे दिए थे ना, इस वजह से थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ। बट इस बार देखना कोई कसर मत रहने देना, इस बार कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं कल सेम टाइम 11 बजे। आज के लिए इतना ही।